धनंजय भाई, आप जरा ये बताइए कि ये मामला क्या हुआ, क्योंकि वोट चोरी लगातार हो रही है। प्रूवन हरियाणा में, महाराष्ट्र में प्रूव हुआ, उसके बाद मतलब जहां जहां वो चुनाव हो रहा है प्रूव हो रहा है। कर्नाटका के पुराने चुनाव का अगर आपको याद हो तो वहां का अलंग का बी.आर. पाटिल का चुनाव, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस पे कोई बात ही नहीं हो रही। 27 लाख लोग, जो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि वो वोटर थे, लेकिन उनके पास कागज नहीं थे, इसलिए 27 लाख लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया। जबकि देश का संविधान ये कहता है कि उनको, वो वोटर नहीं है, ये कागज दिखाना इलेक्शन कमीशन को है, अदरवाइज आपको उनको वोटर बनाना है। इस पे कहीं कोई बहस नहीं हुई है, इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की साइड पे मैं हूं। इलेक्शन कमीशन की साइड पे बीजेपी 11, वो जो गोरखा पार्टी है वो 2, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2 है। तो ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है चैनल पे, उसी का रिफ्लेक्शन जो ऑफिशियल साइट है उस पे भी है। मैं एक जगह का, और तमिलनाडु में डीएमके जैसा लग रहा है, डीएमके और उसके साथी लोग, क्योंकि ऑफिशियल साइट में तो डीएमके बहुत पीछे, एडीएमके 23, टीवीके 20, डीएमके 10, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब डीएमके प्लस जो है उनको शायद मेजॉरिटी आना अब मुश्किल हो। मैं ओवरऑल एक टिप्पणी केवल बंगाल से बाहर निकल के भी थोड़ा आपकी एक टिप्पणी तमिलनाडु पे, केरल पे, असम पे और बंगाल पे। धनंजय भाई, देखिए, सब लोगों को नमस्कार। और बहुत विस्तार से हमारे तीनों जो अग्रज हैं उन्होंने बता दिया, प्रफुल्ल भाई ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, राकेश पाठक जी ने और प्रोफेसर साहब ने भी। ये जो चुनाव हो रहा है वो संविधान को तो किनारे ही रखा हुआ है। संविधान को हम लोग बार बार संविधान संविधान कर रहे हैं, लेकिन ये संविधान के किस अनुच्छेद का पालन कर रहे हैं? चुनाव आयोग की जो आपने बात कही कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना है कि जो योग्य नागरिक हैं, जो मतदाता बनने की उम्र को पा चुके हैं, उनको मतदाता बनाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि हर व्यक्ति जो योग्य मतदाता होने लायक है वो वोट दे। इसके आगे कोई उसकी भूमिका नहीं है। सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाए, सही तरीके से वोटिंग हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इतना ही चुनाव आयोग का काम है। एक ये भी मैं अभी देख रहा था कि प्रशांत भूषण बता रहे थे कि 5 जजों की एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि चुनाव आयोग अगर सरकार के इशारे पे काम करेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। लोकतंत्र है क्या हमारे देश में? क्या लोकतंत्र है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र अगर है, अगर लोग वोट देने का जो ड्रामा चल रहा है कि आम आदमी देखिए वोट दे रहा है, क्या आम आदमी वोट दे रहा है? वो वोट ईवीएम को लेकर के जो संदेह है, क्या वो है सही? जो आपने कहा कि 34 लाख वोटर जो है वो ट्रिब्यूनल के हवाले है, ट्रिब्यूनल तय करेगा कि वो वोटर नागरिक हैं या नहीं है, वोटर हैं या नहीं है। पता नहीं किस चीज की जांच कर रहे हैं, वो वोटर की जांच कर रहे हैं कि नागरिकता की जांच कर रहे हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला है। ट्रिब्यूनल तय कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल को पहले तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव 1 साल रोक देते, क्या दिक्कत थी? 1 साल चुनाव के बाद हो जाता, क्या फर्क पड़ता? आप ही जीत लेते। तो वहां भी जो है पूरे न्यायपालिका का मजाक बना दिया गया। कहा जाता है कि संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा कस्टोडियन जो चुपचाप तमाशा देखे। और नागरिक सर्वोपरि, नागरिकों का देश है, नागरिकों के लिए संविधान बना है। सारी चीजें, सरकार हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कानून व्यवस्था हो, सब कुछ नागरिकों के लिए। लेकिन नागरिक कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब नागरिक ही जो है हर व्यवस्था के बाहर कर दिया जाए, तो फिर उसको साम दाम दंड भेद जो कह रहे थे हमारे राकेश भाई, वो नीति तो है नहीं, वो कुनीति है। साम दान दंड भेद कोई नीति नहीं कहलाती, ये लूट तंत्र है। और बीजेपी ने लूट तंत्र में सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए सत्ता तक पहुंचना चाहती है। उसको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आगे क्या होगा। और तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, किसी की भी बात करें, किसी स्टेट की बात करें, नरेंद्र मोदी जी का एक, या कहिए कि आरएसएस का, या कहिए नरेंद्र मोदी जी की पूरी मंडली का, पूरे देश के तंत्र का एकमेव लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी तरह से इस संविधान को खत्म किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए, समरथ को नहीं दोष को साइन। कोई कानून व्यवस्था नहीं हो, कोई न्याय व्यवस्था नहीं हो, और न्याय कानून तमाम नैतिकता के सूत्र जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में।
दुनिया के नक्शे पे नरेंद्र मोदी ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया वो हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के समय से देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान हमने देखा, फिर हमने देखा कि ट्रंप जिस तरह से जब से आए हैं, ट्रंप जब से जिस तरह से भारत को सम्मानित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को सबसे प्रिय बता रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन गटर मीडिया जो है वो आंख मूंद करके नरेंद्र चर्चा में बिजी, नरेंद्र वंदना में बिजी। लेकिन एक झूठ जो जिस तरह से प्रचारित हो रहा है देश में, देखिए बड़ी आबादी इस सब चीज को समझ गई है कि बीजेपी और आरएसएस का एकमात्र एजेंडा है झूठ। पढ़े लिखे लोग तो पहले से जान रहे थे कि झूठ के अलावा कुछ इसका धर्म नहीं। जो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, इनके लिए है झूठ में जयते, झूठ बोलोगे तभी जीतोगे। तो झूठ बोलोगे तभी जीतोगे। तो ये जो कर रहे हैं कोई चौंकाने वाली बात नहीं। हमें शिकायत सिर्फ न्यायपालिका से है, हमें शिकायत कानून व्यवस्था में जो पढ़े बड़े लिखे लोग कहते हैं कि सबसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो यूपीएससी करता है, लेकिन यूपीएससी के जो अफसरान हैं, जो वहां से चुन करके आए हैं, जो कानून व्यवस्था जिस तरह से संभाल रहे हैं, उससे ये संदेह होता है और वो लगता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला का जिक्र करते हैं बंगाल करते समय कि अगर वो उसके मिर्जाफर ने धोखा नहीं दिया होता तो बंगाल से जो है अंग्रेज घुसते नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती नहीं। तो वो मिर्जाफर तो एक था, आज हमारे देश में मिर्जाफर भरे हुए, उनका एक ही ईमान है, कोई संविधान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नागरिकता नहीं, कुछ नहीं, कोई नैतिकता नहीं, उनका एक धर्म है, हम इस सत्ता से क्या लाभ लें और सत्ता को हम क्या लाभ दें। वो जानते हैं कि हम 100 रुपया कमा के देंगे तो 10 रुपया हमको भी मिले। उनका चरित्र सिर्फ इतना रह गया और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पूरे यूपीएससी के लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से यूपीएससी के लोग सरकार ने चुन चुन करके लगाए, और उसका बड़ा उदाहरण है आपके प्रदेश के जो सिंघम कहलाते हैं, जिसका जिक्र किया राकेश भाई ने, कि फाल्टा सीट पर वो जाकर के वो जिस तरह के वीडियो चर्चित हुए, उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, ऑब्जर्वर बना के भेजे गए और कहा कि जो है कोई गड़बड़ी होगी तो कायदे से इलाज होगा। कायदे से क्या इलाज किया भैया? आप रीपोल करा रहे हैं, आप कायदे से इलाज कर रहे थे और फिर भी आपको रीपोल करना पड़ रहा है। फाल्टा का जो है चुनाव परिणाम आज नहीं आ रहा है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि बीजेपी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सत्ता उसको हासिल नहीं कर लेगी। तो इसको चुनाव कहना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम आप जो विश्लेषण कर रहे हैं, हम आप विश्लेषण किस बात पे करते हैं? हम लोग कोई भविष्य वक्ता थोड़े हैं कि ऐसे आंख बंद करेंगे और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कितने लोग जीत रहे हैं, नहीं हमें पता है। हम जो विश्लेषण करते हैं उसका आधार होता है वहां के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चल रही है, फ्री एंड फेयर हो चुनाव, इस आधार पे हम लोग विश्लेषण करते हैं। जब फ्री एंड फेयर कुछ है ही नहीं तो फिर तो यही है कि आप जो चाहो कर दो, हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक और मैं बताऊं कि जो एग्जिट पोल्स आए 29 तारीख को, और उस एग्जिट पोल्स में जिस तरह के वर्णन किए गए, और उसके बाद एक्सिस माई पोल के जो चीफ है प्रदीप गुप्ता ने जिस तरह से रहस्योद्घाटन किया है ना, एक भांडाफोड़ किया, और भांडाफोड़ ये किया कि हमारे 80 प्रशिक्षित सर्वेयर कई हजार किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो कुछ 13,250 या 13,000 समथिंग लोगों से संपर्क किया, और उसमें से 70% लोगों ने कहा कि हम कोई राय आपको नहीं बताएंगे। तो 30% के आधार पर आप जो है आकलन करके बता रहे हो कि बीजेपी जीत रही, इसका मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे कहीं हो, कह सकते हैं कि देखो केरल में तो आ गया ना कांग्रेस, यूडीएफ आ गया, कैसे आप बोल रहे हो, आप लड़ोगे नहीं तो जीतेगे कैसे? लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो हाईजैक्ड इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर दिया है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति लागू नहीं की जा सकती। आप सेना के बल पर, पुलिस के बल पर, गुंडाई के बल पर, गटर मीडिया के बल पर, जैसे भी चाहो आप कब्जा करो, लेकिन बाबा साहब, उसके अलावा जो फूले पर दंपत्ति, ऐसे लोग जो है वो आते रहेंगे, और वो गांधी भी आएंगे, वो नेहरू भी आएंगे, सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे, काजी नजरुल भी आएंगे, सब आएंगे, उनको रोक नहीं पाओगे। और फाइनली आपके औलादे आप पे थूकेंगी। जैसे अभी कोर्ट में सावरकर के पोते प्रपौत्र ने क्या कहा कि हाँ उन्होंने माफी मांगी थी, सारी चीजें स्वीकार की, स्वतंत्र वीर जो है किसी सरकार ने नहीं कहा था, खुद लिख लिया था।
ये सारी चीजें तो आपको स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी। और ये जो गटर बहा रहे हो पूरे देश में संस्कृति और धर्म के नाम पर, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का अगर किसी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो मनुस्मृति ने किया है, इनके पुरखों ने किया है, और ये आज ये कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म में नहीं चलने वाला, क्योंकि अब वो दौर चला गया जब 5% लोग या 2% लोग या अधिकतम 10% लोग 90% पे शासन करते थे। अब ये नहीं चलेगा। और इसका उदाहरण है, वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, या कोई हो, आपको झक मार करके किसी बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। लेकिन बैकवर्ड का ब्रेन वॉश करके कब तक सत्ता चलाओगे? क्योंकि फाइनली जब 50% गैस सिलेंडर का भाव बढ़ता है, कमर्शियल गैस सिलेंडर कितना हो गया? 2000 से 3000 हो गया, और इस देश में कहीं चर्चा है उसकी? चाय कितनी महंगी हो गई फुटपाथ से लेकर के रेस्टोरेंट तक, नाश्ता कितना महंगा हो गया फुटपाथ से लेकर के रेस्टोरेंट से। इस पर कहीं हमको इस पर बात करनी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लूट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभिशप्त हैं। इसलिए अभिशप्त है कि पूरे सिस्टम में जो है वही मनुस्मृति वाले काबिज हो गए हैं। लेकिन जिस दिन पता चल गया, परिणाम बदल जाएंगे। और मुझे लगता है ये एक और लास्ट लाइन में बोल दूं, चूंकि चुनाव जो सर्वे के बाद जो अभी जो आ रहा है परिणाम जो दिखाई पड़ रहा है, परिणाम मतलब जो रुझान आ रहा है, उस पर अभी बात करने का मैं पर्सनली तौर पे कोई मतलब नहीं समझता हूँ। रिजल्ट आएगा तो फिर एक बात वापस की जा सकती है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो आपने तंत्र डेवलप किया है, इस तंत्र से ये जो मवाद बह रहा, जो गटर बह रहा, वो प्रेस के नाम पे, वो धर्म के नाम पर, वो मानवीयता के नाम पर, वो सिस्टम के नाम पे, वो सरकार के नाम पर, वो चुनाव आयोग के नाम पर, इस गटर का कहीं अंत होगा। जब बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती हैं, यहाँ तक आते आते नदियां सूख जाती है, गटर भी सूख जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर इस बार। जी जी।